बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट 9। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दीज डैश एन इंटरनेशनल रेपुटेशन। अच्छा, अब सबसे पहले देखिएगा, ये जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है दीज, आप चार वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। चार वर्ड्स आपके पास कौन से हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। और ये आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को सीखना पढ़ना, तभी आपको ये चार वर्ड्स पढ़ा दिए जाते हैं। ये चार वर्ड्स आपके पास कौन से हैं? दिस, डैट, दीज एंड दोज। अब इनके बारे में आपने सिर्फ दो बातें याद रखना होती है कि इनमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, नियरनेस के लिए कौन सा यूज होता है और फार के लिए कौन सा यूज होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि दिस का वर्ड हमारे पास नियर के लिए यूज होता है और इसके साथ सिंगुलर के लिए यूज होता है। डैट का वर्ड हमारे पास फार के लिए यूज होता है, सिंगुलर होता है। उसके बाद दीज का वर्ड हमारे पास नियर के लिए यूज होता है और प्लूरल होता है। और दोज का वर्ड हमारे पास फार के लिए होता है और क्या होता है? प्लूरल होता है। मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जैसे हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो कैसे कहते हैं? अगर करीब की चीज़ है एक है तो क्या यूज़ करेंगे? दिस। दूर की चीज़ है एक है तो क्या यूज़ करेंगे? डैट। करीब की चीज़ें हैं ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे? दीज। दूर की चीज़ें ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे? दोज यूज़ करेंगे। तो एक बात तो तय हो गई कि दोज जो है ये हमारे पास क्या होता है? प्लूरल होता है। अब जब आपने दोज, दीज और दोज आपके पास क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसका मतलब इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा, इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब आप इस तरह तो लिख नहीं सकते, लाइक आप ये तो नहीं लिखेंगे ना दीज बॉय। आप जब दीज लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली बॉय की जगह पर क्या लिखना होगा बेटे? बॉयज लिखना होगा। हाँ, अगर आप दिस लिखेंगे तो आप दिस के साथ बॉयज नहीं लिखेंगे, बल्कि आप दिस के साथ क्या लिखेंगे? दिस बॉय होगा। यानी कि जैसा वर्ड लिखेंगे, सिंगुलर वर्ड लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल वर्ड लिखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, दीज प्लूरल होता है, तो हमें यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए। तो एक बात तो तय होगी कि हमें प्लूरल वर्ड यहां पर आगे चाहिए। अब देखिए, हमारे पास लिखे हुए हैं दो वर्ड्स, एक हमारे पास है इंडेक्स और एक है हमारे पास इंडिसेस। अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पूरी इंग्लिश में और खास तौर पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिहाज से भी, कि जब भी आप किसी नाउन को पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इंग्लिश में प्लूरल बनाने के डिफरेंट रूल्स हम अप्लाई करते हैं। लाइक हम पहला रूल क्या अप्लाई करते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ एस लगाकर क्या बना देते हैं? प्लूरल। जैसे हम चेयर का क्या बनाएंगे? चेयर्स। टेबल का क्या बनाएंगे? टेबल्स। फिर हम एस की बजाय ई एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। जैसे हम कहते हैं हम वॉच का प्लूरल कैसे बनाते हैं? वॉचेस। क्लोथ का प्लूरल कैसे बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम वाई हटाकर वाई की जगह पर क्या लगा देते हैं? आई ई एस लगा देते हैं। जैसे हम फ्लाई का प्लूरल क्या बनाते हैं? फ्लाइज बनाते हैं। फिर हमारे पास ऐसे नाउन भी होते हैं जहां पर हम वाई के साथ ही एस लगा देते हैं। जैसे मंकी का प्लूरल हम क्या बनाते हैं? मंकीज बनाते हैं। फिर हमारे पास वर्ड्स होते हैं जहां पर हम एफ ई हटाकर क्या बना देते हैं? वह क्या लगा देते हैं? वी ई एस लगा देते हैं। जैसे हम नाइफ का प्लूरल कैसे बनाते हैं? नाइफ्स के साथ। वाइफ का प्लूरल कैसे बनाते हैं? वाइफ्स के साथ। फिर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं जहां पर हम इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बनाने का क्या मतलब है? जैसे देखिएगा, आपने अगर मैन का प्लूरल बनाना होगा तो आप मैन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? एम ई एन करके आप इनर वॉवल चेंज कर देंगे। आपने वुमेन का प्लूरल बनाना होगा तो वुमेन का प्लूरल हमारे पास क्या होगा? वीमेन होगा। यहां पर प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, मैन वाले मामले में प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। इसी तरह आपने माउस का प्लूरल बनाना हो तो आप क्या बना देंगे? माइस। आपने टूथ का प्लूरल बनाना हो तो आप क्या बना देंगे? टीथ। आपने फुट का प्लूरल बनाना हो तो आप क्या बना देंगे? फीट। आपने लाउस का प्लूरल बनाना हो तो आप क्या बना देंगे? लाइस। और लाउस याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं? जुओं को बोलते हैं, जो सर वाली जुएं होती है ना। वो एक शैम्पू की एड भी आती है, एंटी लाइस शैम्पू, इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू, ठीक है। तो लाउस का मतलब क्या होता है? जू, और प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? लाइस। इसी तरह
हमारे पास गूज वर्ड होता है, GOOS, गूज। गूज हम किसको बोलते हैं? इज अ सॉर्ट ऑफ बर्ड, परिंदे को बोलते हैं, बगले को बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कल्चरल लैंग्वेज में बात करूं तो इसका अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? गीज बनाएंगे। अब यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं यहां पर आप इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। अब इंग्लिश में डिफरेंट रूल्स हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के, लेकिन अब होता क्या है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से आते हैं। जब इनके वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज में से आएंगे तो फिर उन पर रूल भी दूसरी लैंग्वेज के ही अप्लाई होंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये इंग्लिश में आते हैं ग्रीक लैंग्वेज से। अब ग्रीक लैंग्वेज का रूल याद रखिएगा कि कोई वर्ड जो SIS पे खत्म होता है वो हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर। और अगर हमने उसका प्लूरल बनाना हो तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए SIS को किसके साथ रिप्लेस करना होता है? SES के साथ। जैसे देखिए हमारे पास थीसिस का वर्ड है, SIS पे खत्म हो रहा है। एनालिसिस का वर्ड SIS पे, बेसिस का वर्ड SIS पे, एक्सिस SIS पे खत्म तो नहीं होता लेकिन IS पे खत्म होता है, क्राइसिस है। अब ये जितने वर्ड्स आपने पढ़े हैं ये सारे के सारे किस पे एंड हो रहे हैं? SIS पे एंड हो रहे हैं। SIS पे एंड होने का मतलब यह है कि ये सिंगुलर है और इनको प्लूरल बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि हम क्या करेंगे? SES लगाएंगे, SES लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास वर्ड है इंडेक्स। इंडेक्स को प्लूरल बनाएंगे हम इंडिसेस के साथ। इंडेक्स सिंगुलर होगा, हमारा प्लूरल वर्ड क्या होगा? इंडिसेस होगा। लेकिन इसके साथ साथ और वर्ड भी देख लीजिएगा। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, यानी कि जहां पर भी फर्ज करें आपके पास अगर सेंटेंस में आ जाता है मैनी डैश, तो अब मैनी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपको क्या लिखना है? सिंगुलर लिखना है। जब आप सिंगुलर लिखना है तो आप याद रखिएगा, आप वर्ड क्या, आप प्लूरल लिखना है तो आप मैनी के साथ कभी भी क्राइटेरियन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया लिखेंगे। इसी तरह फर्ज करें अगर आपके पास वर्ड आ जाता है दिस डैश, अब दिस डैश चूंकि दिस सिंगुलर होता है तो मैं आपसे बोलूं कि बेटे दिस के साथ क्राइटेरियन आएगा या क्राइटेरिया आएगा, तो आपने याद रखना है। अगर चाहिए सही साउंड पर जो है वो करता है दिस क्राइटेरिया, कानों को भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिएगा दिस क्राइटेरिया नहीं होगा, क्या होगा? दिस क्राइटेरियन होगा। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया क्या होता है? प्लूरल होता है। फिर हमारे पास फिनोमिना वर्ड है, दोनों की ट्रांसलेशन फिनोमिना होती है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ट्रांसलेशन थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। MENON होगा तो क्या होगा? सिंगुलर, और MENA होगा तो हमारे पास क्या होगा? प्लूरल होगा। ये सिंगुलर प्लूरल याद रखिएगा दोनों के। तो इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं लैटिन में से, और लैटिन में से आते हैं तो उन पर रूल्स भी लैटिन के ही शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अलुमिनस है, अलुमना है। अब अलुमिनस और अलुमना याद रखिएगा, जो भी एक्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक्स ग्रेजुएट खासतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं अलुमिनस। अगर वो मेल है सिंगुलर है तो हम क्या बोलेंगे? अलुमिनस। फीमेल है सिंगुलर है तो हम क्या बोलेंगे? अलुमिना। एलुमिनाई मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है प्लूरल में, लेकिन एलुमिनाई के स्पेलिंग जब आप AE लिखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए यूज होगा, ये मेल के लिए यूज नहीं होगा। और ये वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? एक्स स्टूडेंट को बोलते हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एक्स ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज बोलते हैं? वर्ड यूज करते हैं सिंगुलर में अलुमिनस या अलुमिना, और प्लूरल में एलुमिनाए। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एलुमिनाए होती है। आई वाला मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ए वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? फीमेल के लिए। उसके बाद आपके पास है कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल जो फॉर्मल प्लूरल है वो क्या होगा? कैक्टाए। फोकस का प्लूरल क्या होगा? फोकाए। वैसे हम कैक्टसेस और फोकसेस भी यूज करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होगा? न्यूक्लियाए। रेडियस का प्लूरल क्या होगा? रेडाए। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबाए। स्टिमुलस का प्लूरल क्या होता है? स्टिमुलाए। इसी तरह फंगस का प्लूरल क्या हो रहा है? होता है फंजाए। इसी तरह डेटम का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? हमारे पास डेटा होता है। यानी कि डेटम वर्ड आपके पास क्या होता है? सिंगुलर, और डेटा क्या होता है? प्लूरल। देखिए मैं स्टार्ट में भी उसको करेक्ट ऑप्शन बता के आगे चल सकता था, लेकिन मकसद ये है, मैं हमेशा से आपको कहता हूं, मेरी कोशिश होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए वो बिल्कुल बेसिक से लेके ना मास्टरी लेवल तक मैं आपको बता दूं, कि उससे रिलेटेड भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
अब उसके बाद देखिएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये कुछ मतलब अदर लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं है। जैसे आपके पास वर्ड है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का प्लूरल आपके पास क्या बनेगा, अपेंडिसेस। जिस तरह अभी हमने क्या किया कि हमने इंडेक्स का प्लूरल अभी बेटे क्या बना दिया, हमने इंडेक्स का प्लूरल बना दिया इंडिसेस करके। इसी तरह मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मीडिया का मतलब प्रेस हो ना, प्रेस मतलब न्यूज़ चैनल, रेडियो चैनल, यूट्यूब चैनल, कोई भी, जब मीडिया का मतलब प्रेस होता है तो फिर हम इसको मीडिया को भी सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन मीडियम और मीडिया याद रखिएगा, ये सोर्स रिसोर्स वाली सूरत में यूज होगा सिंगुलर प्लूरल। करिकुलम का प्लूरल क्या होगा, करिकुला। उसके बाद बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया। इसी तरह मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा। फार्मूला का प्लूरल क्या होगा, फार्मूलाए। ये सारे वर्ड्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है, कि इनका सिंगुलर प्लूरल कौन सा है। अब जरा क्वेश्चन पर वापस आइएगा, चूंकि हमारे पास दीज था तो हम इंडेक्स नहीं लिख सकते, इंडिसेस लिखेंगे। अब इंडिसेस चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आप हैज तो नहीं लिखेंगे ना, प्लूरल के साथ आपको क्या लिखना होगा, हैव, जिसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। यानी कि दीज की वजह से यहां पर आएगा हमारे पास इंडिसेस, और इंडिसेस की वजह से आगे हैज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सिंगुलर प्लूरल के, ये मैंने कोशिश की है कि मैं बड़े शॉर्ट से टाइम में आपको इंग्लिश के पूरे सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बता दूं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिज डैश कोलैप्स्ड। अब देखिए, डैट कोलैप्स्ड, हु कोलैप्स्ड, हुम कोलैप्स्ड या हुज कोलैप्स्ड। देखिए इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में। रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा, जब भी हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे यहां पर देखिए हम पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, ब्रिज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम कभी किसी टाइम को पॉइंट आउट करेंगे ना, तो टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हेन का। जैसे मैं बोलता हूं यार ये तब की बात है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट वाज व्हेन, ये तब की बात थी, ये तब की बात है, ठीक है। तो जब मैंने किसी प्लेस को करना है पॉइंट आउट, तो मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, मैं प्लेस को करने के लिए क्या यूज करूंगा, वेयर यूज करूंगा। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं दिस इज द रेस्टोरेंट डैश वी ईट, जहां पर हम खाना खाते हैं। अब मैं चूंकि रेस्टोरेंट को पॉइंट आउट कर रहा हूं तो हम क्या बोलेंगे, वेयर वी ईट, जहां मैं खाना खाता हूं। यहां पर इनकी ट्रांसलेशन वो इंट्रोगेशन वाली नहीं होगी, यहां पर इनकी ट्रांसलेशन रिलेटिव ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद याद रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो आपने ये देखना है कि आप उसको किसके तौर पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आप उसको सब्जेक्ट के तौर पर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपने याद रखना है, आपने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, हु का। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपने उसके लिए वर्ड याद रखना है, क्या यूज करना है, हुम का। और अगर आप उसको पोजेशन के लिए लिख रहे हैं, उसकी पोजेशन बता रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो देन आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, हुज का। जैसे देखें, मैं सेंटेंस बोलता हूं दिस इज द बॉय डैश स्टैंडिंग देयर। अब मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, बॉय को, तो मैं क्या बोलूंगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। मैं लड़के को पॉइंट आउट कर रहा हूं, पहली बात मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, पर्सन को, और दूसरी बात मैं उसको क्या ट्रीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, हु यूज करूंगा। वैसे अभी तक के लिए इतना याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी टेस्ट में इसको विद एग्जांपल्स बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दूं। ये रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो अगर हम किसी अदर देन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होंगे, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, बल्कि आप एक काम कीजिएगा, देखिए इसको डिटेल से अगर आपने पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको एक लिस्ट नजर आएगी प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन की जो प्ले लिस्ट होगी उसका गालबन दूसरा या तीसरा लेक्चर आपके पास होगा रिलेटिव प्रोनाउन, वो जरा लाजमी देख लीजिएगा। कोई 15-20 मिनट का लेक्चर है, हमारी डिस्कशन का टाइम बच जाएगा, और बिलीव मी आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा सीखने के लिए,
ठीक है, 15-20 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं। गालिबन अब मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि वो कितने टाइम मिनट का लेक्चर है, लेकिन आप मैं 110% रेकमेंड करूंगा कि आप लाजमी तौर पर वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। एक तो हमारा डिस्कशन का टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये है कि आप बड़ी डिटेल से रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके टेस्ट के लिहाज से बल्कि थ्रू आउट योर लाइफ। आपने इंग्लिश लिखते रहना है, आगे कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते रहना सारी जिंदगी में। यह आपकी जिंदगी का कोई आखिरी कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है, याद रखिएगा। यह आखिरी एग्जाम नहीं है आपकी जिंदगी का जिसमें आप इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी जिंदगी ये सिलसिला चलते रहना है, तो ये याद रख लीजिएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक दफा, ठीक है, लेक्चर पूरे को। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए या तो हम डेट यूज करते हैं या हम क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आगे फर्दर बात है कि हम डेट कब यूज करते हैं, विच कब यूज करते हैं, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने लाजमी तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर जरूर देख लेना। अब जैसे देखें यहां पर हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो ब्रिज के लिए हम डेफिनेटली जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो या तो हम डेट देखेंगे या हम विच देखेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन में विच तो लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ना हु हो सकता है, ना हुम हो सकता है, ना हुज हो सकता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेट। जब भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना होगा तो आपने डेट यूज करना है या विच यूज करना है। और पूरे रूल को समझने के लिए आपने वो लेक्चर लाजमी तौर पर देखना। अमूमन ऐसा होता है, आप अभी हमारा 10वां लेक्चर चल रहा है और अभी तक मैंने आपको किसी एक टॉपिक के बारे में ये नहीं कहा कि बेटे आप फलां मेरे चैनल पर चले जाएं, फलां वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अब मैं दरवेश मलंग सा आदमी हूँ, दरवेश सिर्फ सा बंदा हूँ, मुझे ये व्यू शूज़ वाला मुझे समझ ही नहीं आती इन चीज़ों की। आपका फ़ायदा होना चाहिए चीज़ों में, और मैं आपको पहली दफ़ा एक वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लाजमी तौर पर देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, द मैन डैश द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड। अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्या है, हम पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, मैन को। मैन का मतलब किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग को, यानी कि पर्सन को। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप पर्सन को एज अ सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन पॉइंट आउट कर रहे हो तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड लिखते हैं, हु का। अगर आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन कंसिडर कर रहे हो या ट्रीट कर रहे हो तो फिर आप कौन सा वर्ड लिखते हैं, होम का। और अगर आपने उसकी पोजेशन बतानी है तो पोजेशन बताने के लिए आप कौन सा वर्ड लिखते हैं, हुज का। अब यहां पर देखिएगा द मैन आ गया, इसका मतलब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो वर्ड तो यहाँ हु आएगा या होम आएगा या हुज आएगा। लेकिन उसके साथ हमने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेशन है। जैसे देखें द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड, वो बंदा किसी को तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहा, पुलिस उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि वो क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। रिसीवर ऑफ एक्शन है तो इसका मतलब है हमें कौन सा वर्ड लिखना है, ऑब्जेक्ट का वर्ड लिखना। और ऑब्जेक्ट का वर्ड कौन सा लिखना, हमने होम का वर्ड लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बेटे यहां पर चलेगा वो डेट नहीं होगा, वो हुज नहीं होगा, वो विच नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, होम का चलेगा। तो याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग को आपने ये सेंटेंस में देखना है कि आपने सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया या पोजेशन के लिए ट्रीट किया, तो आपने फौरन ये फैसला करना है। और 3 वर्ड्स आपके पास हु है, होम है और हुज है, और उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को ह्यूमन बीइंग के लिए चूज करना है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर लाजमी तौर पर देखना है आपने। उसके बाद है द टीम मेंबर्स हग्ड। अब देखें हग का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, एक दूसरे को गले मिलना। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे फर्ज करें मैं सबसे आसान वाले की बात करता हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटे मुझे बताइएगा बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। देखें बिटवीन का मतलब भी दरमियान होता है और अमंग का मतलब भी दरमियान होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप 2 की बात कर रहे होंगे तो आप बिटवीन लिखेंगे, और जब आप 2 से ज्यादा की बात कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अगर 2 की बात करेंगे तो आप बोथ लिखेंगे, 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आल लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें मैं बोलता हूं आल असलम एंड अकरम, अब
आल तो यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, जबकि यहाँ पर असलम अकरम की बात हो रही है तो मैं बोथ असलम एंड अकरम लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ असलम एंड अकरम डिवाइडेड इट अमंग देम। अब डिवाइडेड इट अमंग देम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिवाइडेड इट बिटवीन देम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स दो हैं, सब्जेक्ट हमारे पास दो हैं। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास वर्ड होता है आइदर, आप पढ़कर आते हैं। आइदर भी याद रखिएगा, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। जब आप स्पेसिफिकली दो में से एक की बात कर रहे होंगे ना, तो आप आइदर का वर्ड यूज करेंगे। अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होंगे ना, दो में ज्यादा में से एक की बात कर रहे होंगे, तो आप एनी वन का वर्ड यूज करेंगे। जैसे फर्ज करें अगर एक टीचर क्लास में खड़ा हुआ है, उसके सामने 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो क्लास को मुतवज्जा करने के लिए ये नहीं कह सकता कि आइदर ऑफ यू ऑल, उसे क्या बोलना होगा, एनी वन ऑफ यू ऑल। क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है तो आप आइदर वर्ड यूज नहीं करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनी वन। इसी तरह जब आप दो में से दोनों की बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं दो में से दोनों ही नहीं है, तो बात दो की हो रही है, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, नाइदर। और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, या तो नो वन यूज करेंगे या नन यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप दो की बात कर रहे हैं तो आपको वर्ड यूज करना है ईच अदर, और अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो बेटे आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, वन एन अदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वो टर्म्स हैं जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में, जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने होंगे, दो होंगे। और ये टर्म्स हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस में कितने होंगे, दो से ज्यादा होंगे। अब जरा सेंटेंस को देखिएगा, द टीम मेंबर्स, प्लूरल बताया गया ना, स्पेसिफिक तादाद नहीं बताई गई, तो लाजमी तौर पर ये कितने हैं, दो से ज्यादा हैं। ठीक है, अब दो से ज्यादा हैं तो कहता है गले मिले हैं, वो एक दूसरे से गले मिले हैं, तो एक दूसरे से गले मिलने के लिए हम आल या बोथ का वर्ड तो वैसे यूज नहीं करते, यहाँ तो हमें ईच अदर यूज करना है या वन एन अदर यूज करना है। अब जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, हमने दो से ज्यादा की बात करनी है, तो हम ईच अदर यूज नहीं करेंगे। ईच अदर तब यूज करेंगे जब कितनों की बात होगी, दो की बात होगी। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा वन एन अदर। दो के लिए क्या यूज करना है, ईच अदर। दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करना है, वन एन अदर। और ये सिर्फ ऐसा ईच अदर और वन एन अदर के लिए नहीं है, ऐसा बिटवीन अमंग के दरमियान भी है, बोथ हाल के लिए भी है, आइदर एनी वन के लिए भी है, नाइदर नो वन नन के लिए भी है, और ईच अदर और वन एन अदर के लिए तो है ही। तो करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास यू टू लुक आफ्टर। अब देखें हम सेल्फ के केस बनाते हैं, जैसे आई का हमारे पास सेल्फ केस क्या बनता है, माई सेल्फ। वी का क्या बनता है, आर सेल्व्स बनता है। ठीक है, यू के याद रखिएगा, यू के आपके पास दो सेल्फ के केस बनते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो आपने सेल्फ का केस बनाना है योर सेल्फ, और अगर प्लूरल होगा तो फिर आपने सेल्फ का केस कौन सा बनाना है, योर सेल्व्स बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं यू टू लुक आफ्टर, अब जब बात दो की हो रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो प्लूरल के लिए हम योर सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, योर सेल्व्स का। आर सेल्व्स तो वैसे ही वी के लिए यूज होता है, और दे देम सेल्व्स तो वैसे ही किसका है हमारे पास, दे का, वो तो दोनों यूज हो ही नहीं सकते। तो योर सेल्फ सिंगुलर है, हम सिंगुलर नहीं लिखेंगे, दो की वजह से हमें प्लूरल लिखना, और प्लूरल वर्ड क्या होता है, योर सेल्व्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है दीज आर द डैश कार्स। अच्छा, अब यहां पे बड़ा ही खूबसूरत रूल है हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस का। देखें जब भी आपने एपोस्ट्रोफी एस की बात करनी है ना, तो आपने याद रखना है एपोस्ट्रोफी एस हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। जब पोजेशन बताने के लिए यूज करेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप पोजेशन बता किसकी रहे हैं, आप किसी कॉमन नाउन की पोजेशन बता रहे हैं या किसी प्रॉपर नाउन की पोजेशन बता रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉपर नाउन की पोजेशन बता रहे हैं ना, तो फिर तो आप याद रखेंगे आप दो तरह से पोजेशन बता सकते हैं। आप एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और उसके बाद एस लिखेंगे, या आप क्या करेंगे, अगर वो वर्ड ऑलरेडी एस पे एंड होता है, ठीक है, तो आप उसको दो तरह से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप या तो उसको सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगाकर छोड़ देंगे, या एस के बाद एपोस्ट्रोफी का एस साइन लगाएंगे और एक और एस लिखेंगे। जैसे फर्ज करें
पहला केस तो बड़ा ही आसान है कि आपने असलम की पोजेशन बतानी। असलम चूंकि प्रॉपर नाउन है, आपने असलम की पोजेशन बतानी तो आप क्या लिखेंगे, असलम्स। आपने अकरम की बनानी तो आप क्या बोलेंगे, अकरम्स। आपने लाहौर के बनानी तो आप क्या बोलेंगे, लाहौर, कराचीज, मतलब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन फर्ज करें आपने मिस्टर चिप्स का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस बनाना है। अब मिस्टर चिप्स ऑलरेडी किस पे खत्म होता है, एस पे एंड होता है। तो आप चिप्स का जो एपोस्ट्रोफी एस है, जो पॉजेसिव केस है, वो दो तरह से बना सकते हैं, याद रखिएगा। आप बोलेंगे चिप्स, आपने एपोस्ट्रोफी का साइन लगा दिया, बात खत्म हो गई। या आप बोलेंगे चिप्सेस, आप एक्स्ट्रा एस भी लगा सकते हैं। जबकि याद रखिएगा जब आप कॉमन नाउन की बात करते हैं ना, तो कॉमन नाउन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन नाउन में आपने ये देखना है कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपने एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है और एस का एस लिखना है, और अगर प्लूरल है तो इसका मतलब वहां पे ऑलरेडी एस मौजूद होगा। आपने उस एस के ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, आपको एक्स्ट्रा एस लिखने की इजाजत नहीं है। जैसे देखें, आप बॉय का प्लूरल बनाएंगे, बॉय का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो बेटे बॉय का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, बॉयज। आप स्टूडेंट का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो स्टूडेंट का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप बॉयज का पॉजेसिव केस बनाएंगे जो प्लूरल है, तो फिर आपने जस्ट एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, फिर आपको एक्स्ट्रा एस लिखना अलाउ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स का एपोस्ट्रोफी केस बनाएंगे तो जस्ट आपने साइन लिखना है, आपको एक्स्ट्रा एस लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा एस आपने सिर्फ तब लिखना है जब आप प्रॉपर नाउन की बात कर रहे होंगे और वो वर्ड ऑलरेडी किस पे एंड हो रहा होगा, एस पे एंड हो रहा होगा। तो यहां पर देखिएगा, दीज आर द डैश कार, द कार बिलोंग टू डैश। अब देखें, बिलोंग टू इट तो हो नहीं सकता, बिलोंग टू क्या होगा, देम होगा। इसका मतलब है जब हम यहां पर देम लिखेंगे तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, प्लूरल नेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्लूरल नेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है नेबर का वर्ड तो हम लिख नहीं सकते, नेबर्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम सिंगुलर नेबर का एपोस्ट्रोफी एस यानी कि पॉजेसिव केस बना रहे हैं। हमें प्लूरल वर्ड चाहिए, और प्लूरल वर्ड हमारे पास क्या होगा, प्लूरल वर्ड हमारे पास होगा जब हम एस पहले लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी का साइन बाद में। जैसे इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं, मैं बोलता हूं दीज आर द बॉय कार। अब मैंने बॉय कार लिखना, आगे देम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मुझे यहां पर बॉय का क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब प्लूरल भी चाहिए और पॉजेसिव केस भी चाहिए। जब प्लूरल भी चाहिए, पॉजेसिव केस भी चाहिए, तो मैं बॉयज लिखूंगा, प्लूरल बनाऊंगा, और एपोस्ट्रोफी के लिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं एपोस्ट्रोफी के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखूंगा, मुझे एक्स्ट्रा एस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एपोस्ट्रोफी एस का पूरा रूल याद रखिएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका नाउन कॉमन है या प्रॉपर है, उसके बाद सारी बात आपने डिसाइड करनी है। यहां के लिए हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, That pen isn't डैश। देखिए, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पॉजेसिव केस होते हैं, और पॉजेसिव केसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। जैसे पॉजेसिव केस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आई का पॉजेसिव केस माय होता है, और आई का पॉजेसिव केस हमारे पास माइन भी होता है। वही का पॉजेसिव केस हमारे पास आर होता है, और वही का पॉजेसिव केस हमारे पास आर्स भी होता है। यू का पॉजेसिव केस हमारे पास योर होता है, और उसके साथ हमारे पास योर्स भी होता है। उसके बाद हिज का सिर्फ हमारे पास पहले वाला केस होता है, सेकंड केस नहीं होता। हर के दोनों होते हैं, हमारे पास हर भी होता है और हर्स भी होता है। इसी तरह इट्स भी होता है हमारे पास हिज की तरह, सिर्फ एक केस के साथ। और दे के हमारे पास दोनों केसेस होते हैं। दे के लिए हमारे पास देयर भी होता है और साथ में देयर्स भी होता है। अब याद रखिएगा, ये वाले जो केसेस है ना, इन वाले केसेस को हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, और इन वाले केसेस को बेटे हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। दोनों याद रखिएगा, दोनों हैं पॉजेसिव केस, और आप पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में इसको पढ़ते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, आप इनको क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, और उनको क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूं, जिस नाउन पर आपने पोजेशन बतानी होती है ना,
अगर वो नाउन पहले से लिखा हुआ है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे पेन लिखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर अपनी पोजेशन बतानी, तो मैं दो तरह से बता सकता हूं, या तो मैं बोलूंगा माय पेन, या मैं क्या बोलूंगा, पेन इज माइन। ठीक है, अगर मैं माइन लिखूंगा तो फिर पेन उसके साथ नहीं आएगा, उससे हट के आएगा। अब जैसे देखिए, डैट पेन इजंट माय, अगर मैं माय लिखूंगा तो इसका मतलब मुझे आगे नाउन लिखना होगा, मुझे पेन लिखना होगा, जबकि पेन तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास माय नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, माइन आएगा। उसके बाद यहां पर अब हमारे पास क्या आ गया, माइन आ गया। ठीक है, द पेन इजंट माइन, डैश इज अ ग्रीन वन। अब यहां पर अगेन हमने सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है, हमें पोजेसिव एडजेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। माय इज अ ग्रीन वन तो नहीं होगा ना, अगर आपको अगेन माय लिखना है तो माय के साथ आपको लाजमी तौर पर क्या लिखना है, नाउन लिखना है। नाउन यहां पर लिखा नहीं गया, तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पर सूट नहीं करता। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का पूरा रूल है जो आपने अच्छे तरीके से पल्ले बांध लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की केसेस हैं, ये तो आप आसानी से आपने कर ही लिए होंगे। सबसे पहले है दे मेट डैश, हमें पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए यहां पर, फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हम यहां पर बात स्टार्ट करेंगे, दे मेट हिम। ठीक है, दे मेट हिम इन द स्ट्रीट एंड ही टोल्ड देम। हमारे पास सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, चार्ली। अल्फा में हमारे पास ही और मी गलत लिखा गया है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात ही नहीं हो रही, एमीन प्रोनाउन शिफ्ट किया गया है। इसी तरह डेल्टा में शी लिखा गया है, अगेन प्रोनाउन शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर शी और मी की तो बात हो ही नहीं रही है। बीटा में क्या प्रॉब्लम है, बीटा में देम और दे गलत अरेंजमेंट है। अगर हम यहां पर देम और दे लिखेंगे, देम टोल्ड दे, तो सेंटेंस बनता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसलिए बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि दो चीजें आपने याद रखनी है, एक आपके पास आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और लकीली मैंने अभी आपको पोजेसिव एडजेक्टिव बताए भी हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, माय है, पोजेसिव एडजेक्टिव आर है, उसके बाद हमारे पास योर है, उसके बाद हमारे पास हिज है, हर है, इट्स है, और क्या है, देयर है। ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो, आर्टिकल का मतलब ए एंड द हो, तो आपके पास अगर एंड के साथ दो नाउन लिखे हुए हैं और आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप एक बंदे की बात कर रहे हैं और आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है, और अगर पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों के साथ लिखा हुआ है, नाउन 1 के साथ भी लिखा हुआ है और नाउन 2 के साथ भी लिखा हुआ है, तो फिर आपने याद रखना है नाउन 2 के साथ भी लिखा होगा। ठीक है, नाउन 2 के साथ भी आपके पास क्या आएगा, मुझे इसको, हाँ, नाउन 2 के साथ भी बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा या आपके पास आर्टिकल आ जाएगा। अगर आपके पास दोनों के साथ भी लिखा हुआ है ना, तो फिर भी आपने याद रखना है आपके पास बेटे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर, और आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा गया, पहले वाले के साथ। इसका मतलब वो सिंगर भी है, वो कंपोजर भी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मैं बोलता हूं माय कजन एंड लॉयर डैश कमिंग, अगर मैं माई सिर्फ पहले वाले के साथ लगा रहा हूं ना, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, वो मेरा कजन भी है, मेरा लॉयर भी है। और अगर मैं बोलूंगा माई कजन एंड माई लॉयर, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन, वो एक मेरा लॉयर और एक मेरा क्या है, कजन है। तो यहां पर मैं इसको क्या ट्रीट करूंगा बेटे, सिंगुलर। जब मुझे सिंगुलर ट्रीट करना है तो डेफिनेटली थर्ड फॉर्म के साथ मुझे क्या लिखना है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटे, चार्ली। उसके बाद है इट लुक्ड एज इफ। मैंने आपको एज इफ का रूल जो है वो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ चारों स्ट्रक्चर बताए, और मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन दिया ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने मस्त बच्चे इस तरह के हैं जो इसको सही करते हैं या क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब एज इफ आ गया
तो एज इफ के लिए डेफिनेटली स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आपने वर लिखना है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था एज इफ आज स्टेट ऑफ बीइंग लिखी हो तो आपने ये देखना है कि उससे पहले क्या है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए आपने क्या लिखना है, वर, और अगर पास्ट है तो फिर आपने क्या लिखना है, हैड बीन। ऐसे कहा था ना मैंने, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखिएगा, अब एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, लुक्ड लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है। अब टेक्निकली यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर हैड बीन आना चाहिए, लेकिन हैड बीन तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब हैड बीन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपने याद रखना, आपने किस पे स्विच करना है, वर पे स्विच करना है। हाथ पांव नहीं भूलने चाहिए आपके। अक्सर होता क्या है, देखें होता क्या है कि क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि 2 + 2 = 4, ठीक है। ये बात बच्चों को पल्ले बांध दी जाती है कि 2 + 2 = 4। अब पेपर में क्या होता है जी, पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 + 2 = और ऑप्शन आ गई। अब ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह चली। ऑप्शन हमारे पास थी जी लाइक हम बोलते हैं 8 - 7। ऑप्शन थी हमारे पास 2 का स्क्वायर। ऑप्शन थी हमारे पास 9√। ऑप्शन थी हमारे पास लाइक 16 का स्क्वायर। ऐवी मैं बना दी 4 ऑप्शन। अब आप लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था कि सर ने तो बताया था 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अब पेपर में क्या हो गया, पेपर में तो ऑप्शन 4 तो है ही नहीं। अब 4 ऑप्शन में नहीं है तो 4 ऑप्शन में पैदा करेंगे हम सोल्व करके। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे ही इसको ज़हन में बिठा लेते हैं कि 4 आना है, और ऑप्शन में जब 4 होता नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर एक ही ऑप्शन होती है। फिर यहां से वो पेपर में बैठे बैठे क्या बनना शुरू हो जाते हैं, भंगी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, चरसी बन जाते हैं, नशेई बन जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बिलीव मी सर्दी में पसीने आ रहे होते हैं, हाथ पांव कांप रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, रिलैक्स रहा करें। जो बेसिक रूल्स हैं वो चेंज नहीं होते। अब देखें 8 - 7 क्या है, 8 - 7 क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4। 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। और 16 का स्क्वायर हमारे पास पता नहीं क्या होता है, इतना अच्छा मैथ नहीं है मेरा। तो अब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4। तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। लेकिन 4 नहीं है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 का स्क्वायर है। क्लास में क्या बताया गया था, 2 + 2 = 4, और वहां पर आपका आंसर क्या है, 2 का स्क्वायर। अब देखें, आप जरा पॉसिबिलिटीज को देखें कि कितने पॉसिबिलिटीज ऑप्शन बनाने वाले के लिए कि वो क्या क्या ऑप्शन बना सकता है। तो इसी तरह याद रखिएगा, जब आपके पास रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं होती तो फिर आपने करीब तरीन वाली ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे यहां पर रिक्वायर्ड ऑप्शन हैड बीन, अब हैड बीन नहीं है सेंटेंस में, तो हमने पागल नहीं होना है, भंगी चरसी नहीं बनना, बल्कि हमने करेक्ट ऑप्शन किसको लगा देना है, वर को लगा देना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा बनेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास ओनली 62% ऑफ रिस्पोंडेंट्स सेड डैट। ये मैंने आपको लास्ट वाले टेस्ट में भी बड़ी डिटेल से बताई ये बातें। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो ना खुद सिंगुलर है ना प्लूरल है, उनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। जैसे देखिए, मेजोरिटी के साथ पॉपुलेशन आया तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। मेजोरिटी के साथ स्टूडेंट्स आ गया तो हमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल ट्रीट कर दिया। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक सिप पानी का पी लूं सिर्फ, ठीक है, गला खुश्क हो जाता है। हाँ जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, जैसे अभी हमारे पास है देयर, तो देयर भी ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। अब देयर के साथ बुक आया तो हमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, सिंगुलर। और देयर के साथ मैनी बुक्स आया तो हमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल। इसी तरह हेयर है, हेयर के साथ पेन आया तो सिंगुलर हो गया, योर पेपर्स आया तो प्लूरल हो गया। इसी तरह हमारे पास 10% है, जो भी परसेंटेज आएगी, 10% ऑफ क्लास है तो हमने परसेंटेज ऑफ क्लास को क्या ट्रीट किया, सिंगुलर, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को क्या ट्रीट किया, प्लूरल। 1/3 ऑफ फ्रैक्शन आ गया, सिंगुलर है तो क्या आएगा, सिंगुलर। और 1/3 ऑफ द पीपल प्लूरल है तो क्या ट्रीट होगा, प्लूरल ट्रीट होगा। इसी तरह सम ऑफ द वाटर है, एनी ऑफ द मनी है, ऑल है, नो है, इनफ है, ये मैं मोस्ट है, अ लॉट ऑफ है। अगर सिंगुलर नाउन होंगे तो क्या ट्रीट किए जाएंगे, सिंगुलर, और अगर प्लूरल नाउन होंगे तो क्या ट्रीट किए जाएंगे, प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए आर आ गया, प्लेयर्स के लिए आर आ गया, बॉयज के लिए आर आ गया, पीपल के लिए आर आ गया, चेयर्स के लिए आर आ गया। इसी तरह टीचर्स के लिए आर आ गया, प्लेयर्स के लिए अगेन आर आ गया। तो आपने इन एक्सप्रेशंस को नहीं देखना, आपने आने वाले नाउन को देखना है। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी डिटेल से बताया। जैसे यहां पर है
ओनली 62% ऑफ रिस्पोंडेंट्स। अब रिस्पोंडेंट्स हमारे पास क्या है, रिस्पोंडेंट्स हमारे पास है प्लूरल। जब प्लूरल है तो हमने इसको ट्रीट भी क्या करना है, प्लूरल। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, वैसे भी अब देखें इसका हमारे सब्जेक्ट के साथ वैसे भी लेना देना कोई नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट दे ही है, वो ऑलरेडी प्लूरल है, वहां पर लिखा हुआ है, हमें पूरी बात के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, चूंकि हमारा सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है, इसका मतलब सेकंड मस्ट बी इन पास्ट, इसलिए हम आर नहीं लिखेंगे, दे की वजह से हम बेटे क्या लिखेंगे, वर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के हैं कि जब आप उनको दो सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए लिखेंगे तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, फर्स्ट वन को। मैंने आपको वो बताए भी हैं और एक दफा नहीं बताए, वो 4-5 दफा बता चुका हूं। विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, अकम्पनीड बाय है, मैं सारे नहीं लिख रहा, मैं पहले 50 दफा आपको बता चुका हूं। ठीक है, करते जाएंगे। और लास्ट वाले बता भला आपके पास कौन से थे, एक्सेप्ट था, बट था और क्या था, ऑफ था। ऑफ देखें, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्लॉटर, और सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एनिमल। दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया, ऑफ के साथ। इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहनी है, फर्स्ट वन के साथ। तो हमारी फर्स्ट वन के साथ जब प्रेफरेंस रहेगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब लिखना होगा, तो सेंटेंस चलेगा द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, हमारे पास चार्ली। उसके बाद है मिलियन, मिलियंस ऑफ। अच्छा, पहली बात तो ये है, एक रूल याद रखिएगा, कभी आप ये वर्ड पढ़ते होंगे मिलियन और कभी आप ये वर्ड पढ़ते होंगे मिलियंस। कभी आप पढ़ते हैं 1000 और कभी पढ़ते हैं 1000। कभी आप पढ़ते हैं 100 और कभी पढ़ते हैं हंड्रेड्स। सिंपल सा रूल याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना आपके पास वर्ड है 100, आपके पास वर्ड है 1000, आपके पास वर्ड है मिलियन, आपके पास वर्ड है बिलियन। जितने भी वर्ड्स हैं, आपको मैं आसान तरीन जुगाड़ आपको बता देता हूं। अगर इनके बाद ऑफ आता है ना तो आपने इनके साथ एस का एडिशन करना है, और अगर इनके बाद ऑफ नहीं आता तो आपने इनके साथ एस का एडिशन नहीं करना। जैसे यहां पर देखिएगा मिलियंस ऑफ लिखा हुआ है ना, तो आपने मिलियन ऑफ नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, मिलियंस ऑफ लिखना है। इसी तरह जब भी आप लिखेंगे इनके साथ अगर ऑफ आएगा तो आपने इनके साथ किसका एडिशन करना है, एस का एडिशन करना है, एक बार। दूसरी बात, जब हम मिलियंस ऑफ लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम डॉलर तो लिख नहीं सकते, हमें क्या लिखना होगा, डॉलर्स, और हमने उसको ट्रीट भी क्या करना है, प्लूरल। तो यहां पर हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, हमारे पास सेंटेंस चलेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट। हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा नहीं होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, देयर डैश अ लार्ज सप्लाई। अब अगेन देयर उन वर्ड्स में से एक है जो इटसेल्फ ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, डिपेंड करता है इसके साथ आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर। अब जैसे देखें, हमारा सब्जेक्ट है अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स। अब पेन्स को नहीं आपने देखना, हमारा सब्जेक्ट क्या असल में, अब देखिए सब्जेक्ट 1 है लार्ज सप्लाई और सब्जेक्ट 2 है पेन्स, और दोनों को कंबाइन किसके साथ किया गया, ऑफ के साथ। जब हमने ऑफ के साथ कंबाइन किया होता है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती है, फर्स्ट वन के साथ। तो एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट पेन्स नहीं है, एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज सप्लाई। अब लार्ज सप्लाई हमारे पास चूंकि सिंगुलर है तो हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। देयर हैज अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स इन द स्टोर रूम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, देयर इज अ लार्ज सप्लाई। आर नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, इज। हमारा सब्जेक्ट है लार्ज सप्लाई और हमने देर के साथ क्या लिखना है, इज। व्हेन अ पर्सन इज डिस्क्राइब्ड एज, जब किसी बंदे को ये कहा जाए, ये बुलाया जाए, इट माइट बी बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर, तो उससे दूर रहना बेहतर है। दैट पर्सन प्रोबेबली इजंट टू फ्रेंडली, वो जो पर्सन होगा वो फ्रेंडली नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो वर्ड चाहिए वो फ्रेंडली का क्या चाहिए, हमें इंटोनिम वर्ड चाहिए। वो फ्रेंडली नहीं है तो डेफिनेटली वो चाइल्डिश नहीं होगा, वो वाइज नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बल्कि वो अंडर वैल्यूड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, हॉस्टाइल होगा। ठीक है,
वो क्या होगा, वाइल्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है जी, डैश फ्लावर्स ब्लूम एवरी ईयर आफ्टर ईयर। जब आप ईयर आफ्टर ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो क्या वाक्या होती है, जो सालाना वाक्या होती है। ठीक है, और जो चीज सालाना होती है ना, हर साल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना एनुअल एग्जाम्स। एनुअल एग्जाम्स का मतलब भी क्या होता है, साल बाद होने वाले, हर साल होने वाले। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम एवरी ईयर, लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, एनुअल फ्लावर्स ब्लूम एवरी ईयर। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, बट परीनियल याद रखिएगा, वंस एंड देन डाई, ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दफा होते हैं, वंस होते हैं। और जो हर साल होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास, हिस्टोरिकली स्पीकिंग one standing aspect of religion is its ability to a population of believers with feeling of community and righteousness, giving them the ability to dash opposing nation in ओहो, ये हमारे पास क्या हुआ है, दो ब्लैंक्स होनी चाहिए थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक आ गई। ठीक है, तो इज इट्स एबिलिटी टू डैश, अच्छा यहाँ पर सेकंड जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, टू डैश। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, सेंटेंस भी थोड़ा लंबा है तो परेशान हो जाएंगे आप। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। लुइस इज डैश गोइंग टू द मार्केट दिस वीकेंड, ही हैज डन सो एवरी वीकेंड सो फार दिस ईयर। कहता है ही हैज डन सो एवरी वीकेंड सो फार दिस ईयर, वो क्या कर रहा है, वो कई दफा मार्केट में पहले भी जा चुका है। ठीक है, जब वो कई दफा मार्केट, देखिए हमें क्या करना होता है ना, जब हम सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसमें से कोई ना कोई कीवर्ड ढूंढना होता है। जैसे हमने ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा ना, तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमारा कीवर्ड था, वो हमारा कीवर्ड था परिनीलियल, हमारे, अच्छा मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे भी तंग कर रही है, मैं दोबारा उसको जरा आप देख लूं, परीनियल। ठीक है, मैं भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बड़ा कुछ सीख रहा होता हूं डेली। तो परीनियल हमारे पास क्या होता है, जो कभी कभार होता है, लेकिन जो हर साल होता है, एनुअल होता है। तो उस पूरे सेंटेंस में जो हमारा कीवर्ड था ना, वो परीनियल था। इसी तरह यहां पर हमारे पास जो है ना, क्या उसको बोलते हैं कीवर्ड, वो क्या है, ही हैज डन सो एवरी वीकेंड सो फार दिस ईयर। ठीक है, वो ऐसा कई दफा कर चुका है। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए कि क्या है कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, डाउटफुल नहीं है कि वो जाएगा, प्रोबेबली भी नहीं है गालबन जाएगा, अनफॉर्चुनेटली भी नहीं है, किस्मत की तो बात नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अच्छा अब यहाँ पे देखिए पॉसिबली और प्रोबेबली। अब मैं हुआ कुछ यूं है कि यहाँ पर ये दोनों जो आपके पास ऑप्शन है ना, ये तकरीबन सेम ही है आपके पास, पॉसिबली और प्रोबेबली, गालबन और तकरीबन। लेकिन पॉसिबली को आप इसको छोड़ दीजिएगा, आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड जो इस सिचुएशन में होता है ना, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, गालबन बोलते हैं, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, प्रोबेबली बोलेगा। एक काम वो पहले भी कितनी दफा कर चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी है, इस काम की पॉसिबिलिटी तो है ही पहले इस काम की, प्रोबेबल है, गालबन वो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद आ जाए जी एनर्जी पे। देखें मैंने क्या किया था, जो आपका टेस्ट 8 था, मैंने टेस्ट 8 में जो एनर्जी ऐड की थी ना, वो एनर्जी के क्वेश्चन कौन से थे भला, वो आपके एनर्जी के क्वेश्चन थे HEC 2023 के। अभी जो आपका टेस्ट 9 है, टेस्ट 9 में मैंने क्या किया कि एनर्जी के जो क्वेश्चन ऐड किए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन है HEC 2024 के। ठीक है, मैं पास पेपर की एनर्जी इसलिए आपको पेपर में बताए बगैर दिए, मैंने आपको पहले भी बोला, जब आपको पास पेपर के क्वेश्चन अलग से दिए जाते हैं ना, तो आप कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। टेस्ट के दौरान आपको दे दिए जाएं, आप फ्रीक्वेंसी में कर रहे होते, अपने टेम्पो में कर रहे होते, तो आप इनको बोदर भी नहीं करते। तो देखिएगा, राइफल इज अ सॉर्ट ऑफ गन, एटम इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस, केव इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ माउंटेन, बल्कि माउंटेन के अंदर जो गैप होता है हम उसको केव बोलते हैं। हाउस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ होम, हाउस और होम दोनों सिनोनिम वर्ड है।
पीच इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रूट। जिस तरह राइफल एक गन की एक काइंड है, इसी तरह पीच भी फ्रूट की एक काइंड है, टाइप है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? डेल्टा होगा। एनर्जी के लिए कोई अलहदा से वोकैब नहीं है। मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछ करते हैं कि सर एनर्जी के लिए वोकैब दे दें। बेटे एनर्जी के लिए वोकैब नहीं होती, आपको एनर्जी के लिए वोकैब नहीं तैयार करनी होती बेटे, आपको एनर्जी के लिए रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको अपने दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करना है कि आपने दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन कैसे बनाना है। इट्स नॉट अबाउट वोकैब, कहीं ना कहीं वोकैब भी होती है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका लॉजिक, आपका दिमाग काम करता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समझते हैं कि एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। जो चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे होते हैं हम उनको इंपोर्ट बोलते हैं, और जो भेज रहे होते हैं वो क्या होती है? एक्सपोर्ट। तो एक दूसरे का ऑपोजिट आ गया ना। डॉक्टर और सर्जन एक दूसरे का ऑपोजिट तो नहीं है, प्रोफेसर और टीचर एक दूसरे का ऑपोजिट तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी एक दूसरे का ऑपोजिट तो नहीं है, ये भी एक दूसरे का यू कैन से सिनोनिम है, ये भी एक दूसरे का सिनोनिम है, और ये भी एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। ऑपोजिट क्या है? फॉलोवर और लीडर। फॉलोवर कौन होता है? मानने वाला। और लीडर कौन होता है? जिसको माना जाए। तो जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, एंटोनिम है, इसी तरह फॉलोवर और लीडर भी एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है हमारे पास इंसेक्ट क्रॉल, यानी कि ये हमें वे एनर्जी दी गई है, मेथड एनर्जी दी गई है, प्रोसीजर एनर्जी दी गई है कि ये कैसे चलते हैं। जैसे इंसेक्ट क्या करते हैं जी? इंसेक्ट क्रॉल करते हैं, ठीक है। बर्ड जो है वो नेस्टिंग करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन वो चलने का एक तरीका बताया गया है, ठीक है। डॉग जो है वो पैक में रहते हैं, ये वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। कैमल के ऊपर जो वो उभार सा बना होता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसका हम्प बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह इंसेक्ट क्रॉल करते हैं, इसी तरह फ्रॉग, मेंढक क्या करता है जी? लीप करता है। लीप मतलब जंप करता है। यहां पर भी उनके चलने का स्टाइल बताया गया और यहां पर भी उसके चलने का स्टाइल बताया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास वाटर हाइड्रोफोबिया। पानी का जो डर होता है ना, पानी का जो खौफ होता है, हम पानी के डर को, पानी के खौफ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी ये फोबिया का वर्ड याद रखिएगा। फोबिया हमारे पास क्या होता है? फोबिया हम बोलते हैं किसी भी चीज के फियर को, ठीक है। फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। इसी तरह याद रखिएगा, ये सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है। बाकी वर्ड्स के अगर मीनिंग आपको नहीं भी आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा इन वर्ड्स को आप खुद नेट पे सर्च करना। आपने बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे। जीनोफोबिया, अगोराफोबिया, ठीक है, और उसके बाद है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये तीन वर्ड्स आपने अच्छे तरीके से, और आपको बड़े बड़े अच्छे वर्ड मिलेंगे, आपको मजा आएगा। इनके साथ और वर्ड्स भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे। जिस तरह वाटर हाइड्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वाटर होता है। इसी तरह फोटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ लाइट होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली चलेगा। बाकी फोबियाज अपने साथ दी हुई चीजों के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास मतलब लाइट जो जैसे वाटर का दिया गया है हाइड्रोफोबिया, इसी तरह सिंपल सीधा सीधा किसका दे दिया गया? इसी तरह सिंपल सिंपल दे दिया गया जी आपके पास लाइट का फोटोफोबिया, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी वर्ड्स है ना, ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद इनको देखें, ठीक है, ताकि आपको, आप पता क्या होता है जब आप वोकैब से खुद देखते हैं ना, या इवन गूगल से सर्च करते हैं या एआई से पूछते हैं। आजकल एआई भी, हम बड़ी सारी चीज़ें एआई से भी पूछते हैं, अरेंज करवाते हैं, तरतीब देते हैं एआई से भी। तो जब भी आप इनसे पूछेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने से और सारी गुजरती हैं, तो वो इनडायरेक्टली आप कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लीन और थिन। अब लीन और थिन एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। लीन और थिन एक दूसरे का क्या है? हमारे पास सिनोनिम है। इसी तरह आप देखें लाइट और हैवी एक दूसरे का एंटोनिम है। स्ट्रॉन्ग और फीबल एक दूसरे का एंटोनिम है। फीबल हम किसको बोलते हैं? वीक को बोलते हैं, कमजोर को बोलते हैं। ये भी नहीं रिलेशन बन सकता। स्वीट और सॉर तो ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, या आप चले इस तरह कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, जिस तरह लीन को क्या बोलते हैं? थिन भी बोलते हैं। इसी तरह बल्कि को क्या बोलते हैं? हैवी भी बोलते हैं। जिस तरह ये हमारे पास सिनोनिम है, इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है? सिनोनिम है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद है नी और लेग। अब देखिए इससे आसान तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला ना, एनर्जी नहीं होने वाली। इससे आसान एनर्जी आपके पास कैसे होने वाली है?
देखें नी इज अ पार्ट ऑफ लेग, इसी तरह एल्बो इज अ पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है। हेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेयर, पीपल इज अ पार्ट ऑफ आईज, आईज है, लेकिन अब देखें पीपल आईज और जो नी लेग है, इसी तरह थ्रोट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेक, लेकिन जो एनर्जी क्रिएट होती है ना एल्बो और आर्म की, जिस तरह नी इज अ पार्ट ऑफ लेग और वो यूज की जाती है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, वो उसको मूवमेंट देती है, ज्वाइंट देती है, इसी तरह एल्बो भी आर्म को क्या देती है, मूवमेंट देती है, ज्वाइंट देती है मूव करने के लिए। तो पार्ट एनर्जी में जो ज्यादा करीब वर्ड है वो हमारे पास कौन सा है, एल्बो है आर्म के। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपके HEC 2024 के क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, एनर्जी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा गौर फिक्र करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे देखें ये लास्ट वाला तो इंतहाई आसान है, न्यू न्यू। अब ये दो डिफरेंट वर्ड हैं, अब दोनों में लॉजिक रिलेशन क्या है कि दोनों का साउंड सेम है, यानी कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, जिसको हम पता क्या बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करें, प्रॉपर इंग्लिश में बात करें तो हम बोलते हैं होमोफोन। होमोफोन्स हम ऐसे दो वर्ड्स को बोलते हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका साउंड क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप पढ़ कर आते हैं ना बड़े सारे, जैसे हमारे पास ADVICE ये डिवाइस होता है, और इसका सेकंड वर्ड हमारे पास क्या होता है, डिवाइस। अब ये हमारे पास क्या होमोफोन है, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग नहीं, दोनों का साउंड सेम है। इसी तरह बेल बेल आप पढ़कर आते हैं, बहुत सारे होमोफोन्स पढ़कर आते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर में, जिसको आप किसका नाम देते हैं, आप देते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड ढूंढा, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, जिस तरह न्यू न्यू है, इसी तरह हमारे पास क्या है, CC है। तो एनर्जी के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा वोकैब वगैरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला बड़े आराम सुकून से इनको कर लोगे। उसके बाद चलेंगे जी हम आगे पैराग्राफ पे। द सेंट्रल इशू डिस्कस इन द पैसेज इज, क्या किया गया है जी पैसेज में, सेंट्रल इशू क्या क्या डिस्कस किया गया है, द सेम क्यूरोसिटी दैट ड्राइव्स प्रोग्रेस कैन समटाइम्स ब्लर एथिकल बाउंड्रीज। ब्लर का वैसे मतलब क्या होता है, मध्यम करना, ठीक है। तो ब्लर एथिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि वो एथिकल बाउंड्रीज को आज क्या करेगी, मिटा देगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, द मोरल लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। हम असल में बात किसकी कर रहे हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरी की मोरल लिमिट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सपोर्टर्स ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड साइंस बिलीव दैट एथिक्स डिले प्रोग्रेस। सपोर्टर क्या कहते हैं, जो एथिक्स की वजह से, देखें सपोर्टर्स ऑफ बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन आर्ग्यू दैट रिस्ट्रिक्टिंग साइंस लिमिट्स, अगर आप साइंस को लिमिट करेंगे, साइंस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, लिमिट्स इनोवेशन एंड डिलेज सॉल्यूशन टू ग्लोबल क्राइसिस। तो ये इसकी वजह से जो हमारी इनोवेशन है वो लिमिट्स उनके ऊपर लिमिट लग जाएगी और डिले होगा। और क्या डिले होगा जी, ग्लोबल क्राइसिस के सॉल्यूशन डिले होंगे अगर आप साइंस को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कि एथिक्स की वजह से क्या डिले होता है, प्रोग्रेस डिले होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है क्रिटिक्स फियर दैट अनएथिकल साइंस में। अब जो क्रिटिक साइंस के जो इस पर तनकीद करने वाले हैं वो क्या कहते हैं जी, क्रिटिक्स क्वेश्चन दैट, क्रिटिक्स जो हैं वो इस बारे में बड़े मुहतात हैं दैट विदाउट एथिकल ओवरसाइट साइंस रिस्क हार्मिंग द वेरी ह्यूमैनिटी इट एम्स टू सर्व। कि अगर हम साइंस को उसके ऊपर कोई मॉरल एथिक्स नहीं लगाते हैं तो जिस ह्यूमैनिटी की खिदमत करने के लिए, जिस ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए इसको बनाया गया है, इन्वेंट किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, ये उसको ही क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद है द ऑथर डिफाइंस एथिक्स एज अ फोर्स डेट। वो क्या करती है जी, वो एथिक्स को क्या करता है, बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है, एथिक्स इन साइंस इज नॉट अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन बट डायरेक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हम बोलते हैं रुकावट को, ठीक है। यानी कि साइंस में जब आप इखलाकियात की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, तो ये उसमें रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसको क्या देने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको राइट डायरेक्शन यानी कि सही सिमत देने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो कहता है कि हमें साइंस पर एथिक्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है
इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू क्यूरोसिटी। ये जो क्यूरोसिटी है, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, उसको क्या करता है, सही डायरेक्शन देता है। द पैसेज कंक्लूड्स दैट ट्रू सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, जो ट्रू सिविलाइजेशन है वो किस, उसका डिपेंडेंस किस चीज पे है जी, कहता है जी द ट्रू मार्क ऑफ सिविलाइजेशन। द पैसेज कंक्लूड्स, पैसेज इस बात पर अपनी बात को खत्म करता है, lies not only in discovery but in the wisdom with which discoveries are used। चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, चीज का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पैसे अच्छे होते हैं पैसे बुरे, पैसे ना अच्छे होते ना बुरे होते, पैसों का इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। इसी तरह कोई भी चीज है, किसी भी चीज का, जैसे अभी मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, अच्छा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा। आप देखें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम एक अच्छा यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, हम एक अच्छा यूज करें इक्विपमेंट का, नेट का। और अगर आप इन चीज़ों का अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद है, बुरा यूज़ कर रहे हैं, बुरा यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये नुकसानदेह है। तो मोरल विजडम इन यूजिंग नॉलेज, अगर आप अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो फ़ायदेमंद है, अदरवाइज वो फ़ायदेमंद नहीं है। उसके बाद चलेंगे जी, हमारे पास सिनोनिम्स हैं, मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड्स हमें चाहिए। बिनाइन वर्ड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम किसको बोलते हैं, काइंड को बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, जेंटल को बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हम किसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट हम बोलते हैं प्रिसाइज को। प्रिसाइज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड को, ठीक है। स्पेसिफिक को, बड़ा अच्छा वर्ड है स्पेसिफिक, प्रिसाइज। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा सिनोनिम होगा, क्लियर। उसके बाद इलेटेड वर्ड, पहले भी आपने पढ़ा, इलेटेड वर्ड हमारे पास क्या होता है, इलेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, जॉयफुल। इलेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिलाइटफुल। इलेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिलाइटेड भी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्साइटेड आप बोल सकते हैं, इसी तरह आप हमारे पास ओवरजॉयड बोल सकते हैं। बड़े अच्छे खूबसूरत वर्ड्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अपैथेटिक। अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ऐसा बंदा, देखें हमारे पास होता है ना अपैथिक, अपैथिक वर्ड होता है अपैथी। अभी वो होता है ना, समटाइम्स आपका जो जुबान है वो आपकी सोच और आपकी बात का साथ नहीं दे रही होती। वैसे भी हम पंजाबी स्पीकर है यार, घर में पंजाबी बोलने वाले, वो अजीबो गरीब सी मतलब कि बदतमीजी वाली जुबान, ओए करके बुलाने वाले। तो हमारे वोकल कॉर्ड जिस तरह के डिज़ाइन है ना, जब हम इंग्लिश सीखनी पड़ती, बोलनी पड़ती ना, तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, अगर आपकी, जैसे मेरी मदर टंग, हमारा प्रॉब्लम भी तो ये है ना। अब देखें, बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे प्रॉब्लम्स ये हैं कि मेरी मदर टंग क्या है, पंजाबी, ठीक है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। हमारी एकेडमिक और लर्नड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। और मरने के बाद हमने हिसाब किताब किस में देना है, अरेबिक में। और हमारी सुप्रीम लैंग्वेज भी वैसे भी हमारे पास कौन सी है, अरेबिक है। तो हम क्वाड्रीलिंगुअल हैं। क्वाड्रीलिंगुअल आप समझते हैं, 4 जुबानें बोलने वाले लोग हैं। अभी आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं ना, तो आप क्वाड्रीलिंगुअल हैं। पहले आप अपनी मदर टंग, जैसे आपकी मदर टंग पश्तो हो सकती है, बलोची हो सकती है, फारसी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, बलोची हो सकती है, सराइकी हो सकती है। बड़ी सारी जुबानें हमारी पाकिस्तान में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। तो इसीलिए हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत ज़्यादा उस माहौल में नहीं रहते, तो तब तक हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। हमारे वोकल कॉर्ड ही ट्रेन नहीं होते। हमारे वोकल कॉर्ड ही मदर टंग के लिहाज से ट्रेन हो जाते हैं, तो फिर हमें अपने वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इनडिफरेंट, ठीक है। अपैथेटिक का मीनिंग याद रखिएगा। अपैथेटिक का मतलब होता है अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसा बंदा जिसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, जो मोशनलेस होता है, जो किसी का ख्याल नहीं करता, अनरिस्पॉन्सिव होता है। उसके बाद हमारे पास फिजिबल। फिजिबल तो शायद आप सब इस बात को समझते होंगे। फिजिबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, प्रैक्टिकल। जो चीज़ मुमकिन होती है ना, जो चीज़ वर्केबल होती है, काम करने के काबिल होती है। जैसे आपने अक्सर अखबारों में, ये उर्दू में भी सुना होगा, कहता है जी हुकूमत ने इस मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली है। वो रिपोर्ट क्या उसको बोलते हैं, डिमांड की है, का मुतालबा किया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है
के फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी रिपोर्ट, वर्केबल किस पे कितना काम किया जा सकता है, क्या काम हो सकता है, रियलिटी क्या है इसकी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल वैसे तो बस स्टैंड का भी टर्मिनल होता है, स्टेशन का भी टर्मिनल होता है, वो तो हम स्टैंड के तौर पर बोलते हैं ना। लेकिन टर्मिनल जैसे आप इसको अगर बेस वर्ड को देखेंगे तो ये बेस वर्ड हमारे पास होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, बंद करना। जिसे होता है ना, वो मूवी भी आपने उसकी देखी होगी आर्नल्ड की, तो टर्मिनेटर। तो इसीलिए टर्मिनल याद रखिएगा। टर्मिनल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फाइनल। टर्मिनल का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंक्लूडिंग। ठीक है, टर्मिनल का मतलब हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेट। बड़ा प्यारा वर्ड है अल्टीमेट। हुर्फे आखिर जो होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। एंडिंग जो सबसे आसान सिनोनिम है इसका। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, फाइनल। उसके बाद है वेहेमेंट। वेहेमेंट याद रखिएगा, वेहेमेंट हमारे पास वर्ड होता है इंटेंस को हम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ की शिद्दत को बढ़ा रहे होते हैं। हम पैशनेट को बोलते हैं। अब देखिए बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो मैं आपको कहता होता हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाए। अब ये पैशनेट जो वर्ड है, इसी तरह ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसी तरह आपके पास फोर्सफुल वर्ड है। ये वर्ड्स आप क्या करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इंटेंस का वर्ड, पैशनेट का वर्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल का वर्ड। अगर आप ये वेहेमेंट वर्ड को याद रखें और अपनी राइटिंग में, बोलने में इस वर्ड को यूज़ करें, तो मेरा ख्याल है आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि आप पढ़ने वाले को या सुनने वाले को कितना इम्प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़रूरी होती है, बार बार इस्तेमाल करें तो ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बनता है। लेकिन जब बन जाए ना, अगर आप ज़िंदगी में एक दफ़ा मेहनत कर लें कोई 2 4 6 माह, तो बिलीव मी सारी ज़िंदगी कहीं किसी भी महफिल में आप बैठेंगे ना, तो आप जो इम्प्रेशन छोड़कर वहाँ पे जाएंगे ना, वो अनडिनाएबल होगा। बिलीव मी, वो आपको सारी ज़िंदगी बड़ा फ़ायदा देगा। तो मैं तो आपको कहूँगा कि ज़िंदगी में 3 4 6 माह इस बात पर लगाएं, अपनी वोकैब को अच्छा करें, अपने बोलने के स्टाइल को अच्छा करें, अपने कपड़े पहनने के स्टाइल को अच्छा करें, अपने जूते को अच्छा करें, अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, पैसे इन्वेस्ट करें। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली बाद में बड़ा हेल्प करती हैं, ठीक है, ज़िंदगी में। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपके पास है डिलाइपिडेटेड। डिलाइपिडेटेड याद रखिएगा, हम किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो रेक्ड हुई होती है, कोई भी चीज़ जो रूअन्ड हुई होती है, जो तबाह हुई होती है, जो डिकेड हुई होती है, ठीक है, बंजर हुई होती है, डैमेज हुई होती है, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिलाइपिडेटेड बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, ब्रोकन। उसके बाद हमारे पास है पाइनियरिंग। और पाइनियर वर्ड हमारे पास होता है, आप समझते हैं पाइनियर को हम क्या बोलते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हैं ना कि पाइनियर, हम जी इस फील्ड के पाइनियर हैं, हम इस चीज़ के पाइनियर हैं। तो इस चीज़ के पाइनियर होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ बनाने वाले हैं, इनोवेशन करने वाले हैं, ठीक है, इनोवेटिव है। इसी तरह हमारे पास जब आप बोलेंगे पाइनियरिंग, तो पाइनियरिंग का मतलब होगा ओरिजिनल। पाइनियरिंग का मतलब क्या होगा, इनोवेटिव। पाइनियर का मतलब क्या होगा, लीडिंग, जो सबसे पहले करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। वोरेशियस मैंने आपको पहले भी बताया, वोरेशियस के 2 तरह के मीनिंग होते हैं। एक तो वोरेशियस का मतलब होता है हंगरी, भूखे को हम बोलते हैं। इनसेशिएबल, इनसेशिएबल हम किसको बोलेंगे, जिसका पेट नहीं भर सकता, जो हर टाइम ही भूखा रहता है, उसको हम बोलते हैं वोरेशियस। और इसका जो सेकंड नेगेटिव मीनिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रीडी, लालची। वैसे होता ना, यार तेरा पेट ही नहीं भरता तो कितना लालची आदमी है, तो ये उस सेंस में आप बोलेंगे कि नेगेटिव सेंस। वैसे ना ही बोलिएगा, कोई आप किसी के घर में जाएं तो आप किसी के घर में जाकर उसको बोल रहे हो कि आई एम वोरेशियस। आई एम वोरेशियस का मतलब वो नेगेटिव सेंस वाला हंगरी होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस वाला हंगरी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सा चलेगा, वोरेशियस के लिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, ह्यूज की सेंस में हम इसको यूज करेंगे। इनसेशिएबल, रेवनस, बड़े को हम बोलते हैं, ठीक है, जो भरता ही नहीं है, जो पूरा ही नहीं होता है। उसके बाद आपके पास डिराइसिव। डिराइसिव याद रखिएगा, हम किसको बोलते हैं, मॉकिंग को बोलते हैं, स्कॉर्नफुल को बोलते हैं, इंसल्टिंग को बोलते हैं, रिडिक्यूलिंग को बोलते हैं, ठीक है। इंसल्टिंग को बोलेंगे, रिडिक्यूल करने को बोलते हैं। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना। तो इसके लिए हमारे पास, चूंकि हमने एंटोनिम देखना है, तो मॉकिंग तो इसका सिनोनिम होगा, इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा, रिस्पेक्टफुल होगा। उसके बाद हमारे पास है 42,
मेंडोसिटी, मेंडोसिटी बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मेंडोसिटी याद रखिएगा। अब देखिए फिर वही बात है कि अगर इन वर्ड्स को कभी आप अपनी स्पीकिंग का या आप अपने स्पोकन लैंग्वेज का या रिटन लैंग्वेज का हिस्सा बना लें तो कमाल हो जाएगा। मेंडोसिटी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी। मेंडोसिटी का मतलब आपके पास क्या होता है, फॉल्सहुड को बोलते हैं, धोखे को हम बोलते हैं, फ्रॉड को हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास इसका, चूंकि हमने इसका एंटोनिम देखना है तो इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा, ट्रूथफुलनेस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। उसके बाद एक्सेंट्रिक है, हम पहले भी पढ़ चुके। एक्सेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, खपती आदमी को बोलते हैं, पागल आदमी को बोलते हैं। ऐसा बंदा जो अनयूजुअल बातें करता है, जो ऑड होता है, स्ट्रेंज होता है। मतलब एक तो पागल होता है ना जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता, ये वो वाला पागल नहीं होता जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा, मतलब जो अजीबो गरीब सी बातें करता है ना, गैर मामूली बातें, गैर मामूली हरकतें, अजीबो गरीब हरकतें करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक बोलते हैं, खपती बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका चलेगा कन्वेंशनल। इसको हम किस सेंस में लेंगे, कन्वेंशनल, मतलब कि जो रूटीन वाइज सोचता है, जो दुनिया सोचती है वही सोचता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल। और अगर वो हट के सोचता है, गैर मामूली सोच रहा है और अजीबो गरीब सोच रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेंट्रिक। उसके बाद हमारे पास वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट हमारे पास बड़ा ही प्यारा वर्ड है। स्ट्रिंजेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम रिजिड को बोलते हैं। ऐसा बंदा जो ऑर्थोडॉक्स होता है, जो अपनी बात को छोड़ता नहीं है, ठीक है, जो स्वीयर होता है, रिजिड होता है, हार्श होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लीनियंट होगा। लीनियंट मतलब नरम मजाज को हम बोलते हैं, काइंड को हम बोलते हैं, माइल्ड को हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट, और इंडोलेंट वर्ड आप पहले भी पढ़ कर आए हैं। इंडोलेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, लेजी होता है, स्लगिश होता है। जो कामचोर बंदा होता है मेरी तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजी और स्लगिश बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे इसका एंटोनिम चूंकि हमें चाहिए, तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, एक्टिव होगा। कोपियस याद रखिएगा, कोपियस हम बोलते हैं किसी चीज के बहुत ज्यादा होने को। प्लेंटीफुल को बोलते हैं कोपियस, अबंडेंट को बोलते हैं कोपियस। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर इसका ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट हमारे पास क्या है, स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या है, लैकिंग, किसी चीज का कम होना। अब ब्रिज हम पहले भी कितनी दफा कर चुके हैं। ब्रिज का मतलब क्या है, किसी चीज को शॉर्ट करना, किसी चीज को लेसन करना, किसी चीज को कंप्रेस करना, किसी चीज को कंपैक्ट करना और इसको बढ़ाना, इसका ऑपोजिट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, बीटा। वेलर हम किसको बोलते हैं, करेज को बोलते हैं, बहादुरी को बोलते हैं, ब्रेवरी को बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे का चलेगा कवर्डाइज। कवर्डाइज का मतलब हमारे पास क्या है, बुजदली। उसके बाद ऑब्सक्योर का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए आपने वर्ड पढ़ा ना, आपने एक वर्ड पढ़ा वेग। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ऑब्सक्योर और वेग दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मीनिंग चलेगा, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, वेग, अनक्लियर, ऑब्सक्योर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कौन सा चलेगा, फेमस चलेगा। उसके बाद हमारे पास द जर्नल गेव एन एक्सप्लिसिट। अब पहले भी ये वर्ड आया और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सप्लिसिट का मतलब आपके पास क्या होता है, क्लियर होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब आपके पास होता है डायरेक्ट होता है, ओपन होता है, ठीक है, डेफिनेट होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट के मीनिंग होते हैं। ये ऑपोजिट होता है वेग का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास कौन सा चलेगा, एक्सप्लिसिट का। डेफिनेटली अगर आप स्पेलिंग को भी देखेंगे तो जिस तरह हमारे पास वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे का क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप स्पेलिंग को देख रहे होंगे, इम्प और एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे इम्प और एक्स पे एक दूसरे का क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। ये थी बेटे हमारे पास डिस्कशन वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट 9 की। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा सुन के। अच्छे अच्छे नंबर लिया करें, अच्छी से तैयारी किया करें, जो बात समझ में ना आए वो पूछ लिया करें, और जब भी दुआ किया करें सर अजीम को याद रखा करें दुआ में। गला दर्द कर रहा है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी बात करने की ज़रा सी हिम्मत भी नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्रेश नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन आपको सुबह 10 बजे मैं टेस्ट फॉरवर्ड करूंगा। और इस दफ़ा जो मैं टेस्ट आपको दूंगा ना सुबह 10 बजे, वो मैं आपको इस दफ़ा कुछ नए तरीके से दूंगा, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा, टाइम लगा कर दूंगा,
आपने वीडियो प्ले करनी है और ड्यूरेशन के दौरान आपने उस टाइम को क्या करना है, उस टेस्ट को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि पता तो चले कि आप टाइम का प्रेशर भी ले सकते हैं या टाइम का प्रेशर नहीं ले सकते। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टाटा।